एक आपके पास सिंपली टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा और आपका पूरा का पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फैमिली थी, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि एक हफ्ते के लिए हम लोग पूरी फैमिली गोवा जा रहे हैं और कुछ चोरों ने जो है पढ़ लिया उनका वो फेसबुक पोस्ट और वो हफ्ते भर उनके घर में एंजॉय किए और खाए पिए, वहीं पे पूरा जितना लूट पे है सामान लूटे और फिर निकल दिए। हु टच्ड माई फोन, आप कभी प्ले स्टोर पे जाइएगा, WTMP, हु टच्ड माई फोन, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और अब एक बार इसको आप अनलॉक करने की कोशिश करिए। मैं ऐसे ही ट्राई करके फिर जी, मैंने थंबप्रिंट लगाने की कोशिश करी, फिर मैंने पासवर्ड डालने की कोशिश करी जी, 2-3 बार कर ली मैंने कोशिश। ये देखिए आप जब अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे इसमें तो इसने आपकी फोटो क्लिक कर ली। फोटो क्लिक कर ली। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि वो ओपन वाईफाई के चक्कर में सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है, कि स्पीड भी अच्छी मिल गई तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले वो खूब चलाएंगे बैठ के, लेकिन वो रिस्की भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई अटैकर बैठा है वहाँ पे उस एरिया में, MIDM, मैन इन द मिडिल अटैक, तो वो मैन इन द मिडिल अटैक का अगर नाम से ही आप सोचेंगे तो यानी एक आदमी बीच में बैठा है, यानी आप जो चीज़ें किसी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है आपकी बैंक की हो सकती है, तो जो आप अपनी बैंक से कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो बीच में बैठ के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। दो तरह की जनता हमारे देश में रहती है सर। एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो चुके हैं, यानी उनके साथ साइबर क्राइम हो चुका है। एक वो जिनको नहीं पता कि उनके साथ साइबर क्राइम नहीं हुआ है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी, आपका यूट्यूब अकाउंट, सब हो सकता है हैक, डेटा हो सकता है चोरी। ये बात तो आपको पता होगी, पर कैसे बचें, क्या हमें करना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नितिन पांडे, यानी कि आपके अपने साइबर नितिन। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर वेलकम सर। वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर अस टुडे। और आज अपनी जानकारी, आप इतनी सारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं हमारे साथ में और हमारे दर्शकों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे नितिन जी कि आप साइबर सिक्योरिटी की इस फील्ड के अंदर कैसे आए, कब आए, किस बैकग्राउंड से आप हेल कर रहे हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपकी जर्नी अभी तक की सर। जी, बैकग्राउंड बताऊं तो मतलब फैमिली मेरी पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं जी। फादर भी, उसके बाद अंकल भी, मेरी ग्रैंड मदर भी, सब पॉलिटिशियंस हैं जी। और मैं जो है जब 10th में था 2005 में, तब से मुझे ये हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट आया। आई थिंक उस टाइम पे मैंने कोई मूवी देखी थी, वही देख के मुझे लगा कि ये बहुत कूल होता है हैकर बनना, बहुत ही। तो वो उस समय जैसे सुपर हीरोज नहीं रहते हैं, उसी टाइप का मुझे लगा कि एक तरह से ये भी एक सुपर हीरो बनना है, हैक कर लो, कुछ भी हैक कर लो। वो मूवीज में ऐसे दिखाते भी हैं फिक्शनल। तो तब से ये इंटरेस्ट जगा और फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते करते, उस समय रिसोर्सेज कम थे, बहुत चैलेंजेस भी थे। जैसे आज आप देख रहे हैं 5G है, अनलिमिटेड डेटा है, आप लोग कितना भी डेटा यूज। कौन से साल की बात हो गई है ये वही 2005-6 की सर? उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। वही तो 3G 2000 आई थिंक 2006 या 7 में आया। तो 3G का 1 GB जब हम लोग इंटरनेट पैक डलवाते थे फ़ोन में, तो वो भी करीबन आई थिंक 400 के अराउंड पड़ता था, 400 रुपीज़। तो मतलब कैसे, कितना कम से कम इंटरनेट यूज़ करके कितनी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से कलेक्ट करें, कहाँ से गैदर करें, बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत कम वेबसाइट्स थी। आज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, लोगों ने बना रखे हैं। उस टाइम पे बहुत कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं से वही है, आपके अंदर अगर सीखने की ललक है तो कहीं ना कहीं से आप रास्ता खोज ही निकालेंगे। तो तब से अभी भी मैं बोलूँगा कि ये 2025 चल रहा है और बट आई एम स्टिल लर्नर, क्योंकि ये ऐसी फील्ड ही है साइबर सिक्योरिटी। हर एक दिन कुछ ना कुछ, अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया, कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आया हो, कोई ना कोई हो सकता है एडवांसमेंट हुआ हो टेक्नोलॉजी में, कुछ भी हो सकता है हर एक मिनट।
तो अभी मैं अगर यहाँ पे अपने आप को एक्सपर्ट बोल दूंगा तो वहीं पे मैं अपने आप को खत्म कर लिया, समझिए, शून्य पे लाके रोक दिया। राइट सर, एक्सपर्ट तो आप हैं ही, तभी तो यहाँ तक आए हैं। बट स्टिल 2005 में जब आप 10th की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपने बताया, जी एंड यू हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जी। जो कि सर पॉलिटिशियंस की भूमि है, गढ़ माना गया है हमारे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियंस जहां और से, वो भी पूर्वांचल एरिया जी। ऑफ कोर्स। और वहां से एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आना और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की तरफ जी मूव करना, तो ये तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा सर। बहुत। पेरेंट्स ने कहा होगा, फादर ने कहा होगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, बिल्कुल बट ऑब्वियस उनको डिसीजन लगा होगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, मतलब इवन क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता कि आप कंप्यूटर पे क्या, लैपटॉप पे क्या कर रहे हो। राइट। तो कभी कभी पापा डांट देते थे, और बहुत कई बार मैं अपने आप को डिमोरलाइज भी फील करता था कि मैं अपने उसमें मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, लेकिन पेरेंट्स को लग रहा है कि मूवी देख रहा होगा, आगे बोल के चले गए, ये देखो दिन रात मूवी देख रहा है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और क्योंकि कहीं ना कहीं आप वही है कि जैसे एक जो चला आया है कि एक पॉलिटिशियन का, नेता का बेटा नेता ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं उससे अगर आप दूर हट के अपना खुद से कुछ करना चाह रहे हो, चैलेंजिंग तो रहता है। वो भी जैसे आपने पहले ही बोला, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, पूर्वांचल में, जहाँ पे स्कोप ही नहीं था, मतलब उस टाइम कोई भी स्कोप नहीं था। और जब मैं जर्नी स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊं, जब मुझे डेफकॉन ने चैप्टर दिया लखनऊ का, उस टाइम तक उत्तर प्रदेश में कोई भी, मतलब कोई भी साइबर सिक्योरिटी तो छोड़िए, आप आईटी की कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पे अवेयरनेस जीरो थी। तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, लखनऊ, ऑल अक्रॉस द, यू कैन से ऑल अक्रॉस द स्टेट, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और सिर्फ डेफकॉन नहीं, ओवास, ऐसे बहुत बड़े बड़े यूएस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल के हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। राइट राइट। अवेयरनेस फैलाया। तो सर आप रशिया भी गए थे साइबर सिक्योरिटी के उससे, उसके बारे में रशियन गवर्नमेंट ने मुझे अभी तक 3 बार बुलाया है, 2 बार वहाँ की चेलियाबिंस्क स्टेट गवर्नमेंट ने, और एक बार यूनियन गवर्नमेंट। तो लास्ट ईयर अभी अक्टूबर में जो कजान में वो हुई थी अपनी ब्रिक्स समिट, और सेम टाइम पे रशिया ने एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी, जो कि हुई थी सोची में, और उसका नाम था कुबान। तो वहाँ पे जितने एससीओ कंट्रीज हैं, उनके डेलीगेट्स को बुलाया गया था। तो इंडिया की तरफ से वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात थी कि मतलब अपने देश को आप एक इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करो, इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी हो सकती है। तो मुझे भी बहुत ही गर्व फील हुआ कि मैं एससीओ की एक, जहाँ पे एक्सेप्ट पाकिस्तान, सारे कंट्रीज आए हैं, और वहाँ पे इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। एंड रशिया के अलावा आप यूएस के साथ भी आपने किया है काम? यूएस बिल्कुल, क्योंकि यूएस के मैंने दो अभी आपको बताया, 2 ऑर्गेनाइजेशन, डेफकॉन, यूएस के साथ डेफकॉन में मैंने लगभग 4 से 5 साल काम किया है। ओआस, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, ये भी एक पूरा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी मैंने जुड़ के काम किया है। इसके अलावा दुबई पुलिस और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बुलाया था मुझे, याद है 2019 में, तो वहाँ पे भी मैं गया था लगभग 15 से 20 दिन के लिए। तो जगह जगह पे वहाँ पे, मतलब पूरे श्रीलंका में अलग अलग जगह पे जा जाके ट्रेनिंग देनी रहती थी कॉप्स को, और साइबर कॉप्स को, और स्टूडेंट्स को भी। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। और भी ऐसी कई कंट्रीज हैं। राइट। तो सर जब इतना आपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मतलब नॉलेज शेयर करी है, लोगों को सिखाया है, बताया है, प्रिकॉशंस दिए होंगे, तो आपने अब तक का सबसे शॉकिंग साइबर क्राइम कौन सा देखा है? सबसे शॉकिंग, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा शॉकिंग जो आपको ऐसा लगा होगा कि जनता को ज्यादा पता भी नहीं है उसके बारे में, पर ऐसा अच्छा, कुछ लोगों हुआ को है? ना पता हो, तो ऐसे तो बहुत। एक तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा जनता के लिए ही जी कि दो तरह की जनता हमारे देश में रहती है सर जी। एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो चुके हैं, यानी उनके साथ साइबर क्राइम हो चुका है। एक वो जिनको नहीं पता कि उनके साथ साइबर क्राइम नहीं हुआ है।
मतलब हो चुका है, उनको नहीं पता ये चीज। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो हम सबके साथ साइबर क्राइम, हम सब हैक हो चुके हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बैंक के आते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखिए, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं कि ऐसे ये ना करो, ये देखो, HTTPS देखो, अननोन लिंक्स पे भरोसा मत करो, पासवर्ड स्ट्रांग रखो। क्यों बार बार ये अपील करते हैं? क्योंकि डायरेक्टली वो ये चीज नहीं बोल सकते कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर ये बोल देंगे तो कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो वो ना करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक इशारे में ये चीज कहलवाती है कि आप रेगुलरली अपना पासवर्ड बदलते रहिए, आप पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, और भी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको तो फॉलो सर अभी करते रहिए। पोस्ट कोविड जो चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था, उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐप्स को बैन बिल्कुल। किया गया है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते जी अपने यहाँ इंडियन सर्वर से, अनलेस आप प्रॉक्सी ना यूज कर रहे हो, बट आप नहीं एक्सेस कर सबसे सकते। बड़ा एग्जांपल तो देखिए टिकटॉक का ही है। जी टिकटॉक बिल्कुल। बहुत ज्यादा वायरल था इंडिया में और बैन किया गया। फिर उसके बाद पबजी को किया गया, गेमिंग सेक्टर की जी बात करें, जी जी पबजी को फिर, लेकिन क्योंकि वो साउथ कोरिया ने बनाया था, साउथ कोरिया ने बोला कि हम सर्वर नहीं शेयर करेंगे चाइना के साथ, और उस कंडीशन पे दोबारा लेके आया BGMI नाम से। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, जी उसको वो आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, और मैंने कुछ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए थे उस टाइम पे भी, कि कहीं ना कहीं बाद में कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे कि ये चाइना से लिंक्ड है, और मिले भी कि चाइना से कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उसका मेन स्पॉन्सर ही है उस गेमिंग कंपनी का, BGMI का, वो एक चाइनीज कंपनी है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो चाहे जो जो चाहेगी वो चीज ले एब्सोल्युटली, सकती है, मालिक तो वही है। वही चीज। तो और तो एक तो ये रहा जो आपका सवाल था कि लोगों को पता ही नहीं कि वो हैक हो चुके हैं। दूसरा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, इससे ये भी पता चलेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी एक अच्छा सबक रहेगा कि उनको भी पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वगैरह, हर चीज की कितना इंपॉर्टेंस है इन चीजों का। 13 मई 2008, जी 2008 को 13 मई के दिन जयपुर में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, अगर जी आपको पता हो तो। जी तो पुलिस ने और वहाँ की जो ATS है राजस्थान की, उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा काम करके उन्होंने सारे एक्यूज, जितने एक्यूज थे, उनको पकड़ भी लिया था। उनको पकड़ लिया, लेकिन आपको मैं बताऊं, अभी कुछ रिसेंटली, एक आध साल पहले की बात है, एक स्पेशल सेशन कोर्ट ने उन सारे आरोपियों को बरी कर दिया, रिहा कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ATS और पुलिस ने जब उन लोगों को वहां पे कोर्ट में पेश किया तो एक इंडियन एविडेंस एक्ट पहले था, अब उसको रिप्लेस करके BSA बना कर दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उसका सर्टिफिकेट 65B, यानी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं ये एक एविडेंस है, आपने एविडेंस कोर्ट में सबमिट किया, लेकिन इसके साथ आपने सर्टिफिकेट 65B नहीं लगाया, जो कि मैंडेटरी रहता है। अगर आप कोई एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। तो एक छोटी सी नासमझी, मतलब छोटी सी गलती इन्होंने कर दिया कि सर्टिफिकेट 65B ना लगा किया, CDR, ईमेल्स और कुछ वीडियो फुटेजेस थी, उस पे इन्होंने सर्टिफिकेट्स लगाए ही नहीं, जिसकी वजह से कोर्ट ने इनको डांट तो लगाई ही, और इसी की वजह से वो बरी हो गए। अब आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। और आई थिंक ये बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जिनको नहीं पता होगी ये ऐसा वाक्य हुआ था। लेकिन अगर वो गूगल करे कि 2008 में जो 13 मई को जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ था, तो शायद उनको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं सबके लिए सीख है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन, कैसे प्रिजर्व करना एक एक चीज। तो सर कैसे करें? अब हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी किसी चीज के अंदर भी क्लैरिटी तो है नहीं। अभी कई डिजी लॉकर का एक ऑप्शन निकल के आया था सामने, तो डिजी लॉकर के अंदर भी आप किसी को अगर दिखा रहे हो डॉक्यूमेंट्स, तो हर स्टेट का अलग नियम है। वो मना कर देता है जी हमें तो फिजिकल दिखाओ। फिजिकल देके व्यक्ति आजकल पैसे नहीं फिजिकल लेके चल रहा, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से फिजिकल लेके चलेगा? तो ये तो कंफ्यूजिंग, और ऊपर से डिजिटल रख रहे हैं
तो डर लग रहा है कि साइबर क्राइम ना हाँ, हो जाए cyber हमारे crime। साथ के अंदर। मतलब दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स, दिस इज फॉर मनी एज वेल। लोग True। उसमें भी परेशान है कि पहले फिजिकल मनी होता था तो अपने पास में डकैती होने का, चोरी होने का, इन चीजों का डर होता था। जी। अब वो सर पैसा बैंक में होता है, तो बैंक से भी चोरी हो जाए तो भी हमारी गलती है, बैंक की तो कोई लाइबिलिटी है नहीं सर उसके ऊपर। तो करे क्या सर कोई भी, और हैक हम सारे हो चुके हैक हम सारे हो चुके हैं। हैं। क्वेश्चन आपका खुद ही मतलब ऐसा है कि क्या ही बोले कि मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो ले रही है, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का चाहे हम बात करें I4C, उन्होंने एक अलग से एक सेंटर खोल के रखा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और जिसके अंदर साइबर कमांडोज भी आजकल वो रिक्रूट कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे लिए जा रहे हैं। चक्षु पोर्टल एक स्टार्ट किया गया है। तो लेकिन वही है कि आज भी क्रिमिनल्स क्योंकि इतने ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और क्राइम्स इतने ज़्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो ब्रीचेस हो रहे हैं। अभी आपका जो डिजी लॉकर का क्वेश्चन था, जी इस उससे मैं रिलेट करना चाहूँगा इसको कि डिजी लॉकर में आपने सब कुछ, अपने सारे आईडी कार्ड्स रख दिए, जितने आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स हैं, जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट हो गया। पता चला डिजी लॉकर ही अगर किसी डेटा ब्रीच में चला गया तो आपकी तो गई सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपकी घूम रही है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि कैसे आप एक नंबर से, मैंने आपका आधार नंबर बता दिया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बैठे बिल्कुल। बैठे। अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे ऑफिस के नंबर से सिर्फ सर से कांटेक्ट हुआ था, ऑफिशियल नंबर से, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं था, और सर ने उससे काफी सारी डिटेल्स निकाल के मेरे साथ साझा करी कि ये हम बताना नहीं चाहेंगे क्या था, पर काफी अंदर तक की डिटेल थी, यहाँ तक कि मेरा आधार नंबर, मेरे पिताजी का नाम, XYZ, काफी इंफॉर्मेशन आपने उससे निकाल दी, जबकि तो वो मेरा रेगुलर यूज वाला नंबर है भी नहीं। तो सर बस ये मतलब छोटा सा एग्जांपल है। अब लोग इसी से समझ सकते हैं कि वो किस हद तक हैक हो चुके हैं। तो लोगों की भी गलती नहीं है, वो करें तो करें क्या, वो अपनी, हम उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करो, लेकिन कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, नहीं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखना शेयर है, करनी ये पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। अब वो कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ने उसको उस प्लेटफॉर्म का डेटा ब्रीच हो गया, अब प्लेटफॉर्म जो है उसकी लाइबिलिटी लेगा नहीं। DPDP एक्ट आ रहा है, अभी इम्प्लीमेंट आई थिंक हुआ नहीं है इंडिया में। क्या है जरूरत? ये पूरा यही है, डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल प्राइवेसी को लेके ही बनाया गया है। जैसे आपने GDPR एक्ट सुना होगा, यूरोप में है जी कि अगर आपकी कोई भी पर्सनल या ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है तो वो कंपनी लायबल होगी। तो उसी तरह से ये DPDP एक्ट है, DPDP एक्ट 2023, और इससे काफ़ी सालों से काम चल रहा था। तो फाइनली ये जो है मतलब पास तो हो गया है पार्लियामेंट से, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। इम्प्लीमेंट होते ही हो सकता है कुछ चीज़ें हमें देखने को मिले कि शायद हम कंपनी से पेनल्टी मांग सकें कि अगर हमारा डेटा लीक हुआ है तो हमको इतनी पेनल्टी दो। अच्छा, दो जिनको नहीं पता कि उनके जैसे ईमेल आईडीज हम सबके होते हैं, ईमेल आईडीज लीक हो गई, तो एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड। पॉन्ड में मतलब इसकी स्पेलिंग है PAW। नहीं, PWNED। पॉन्ड एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज, ये हैकिंग टर्म है। तो पॉन्ड PWNED, तो हैव आई बीन पॉन्ड पे जाके .com, वहां पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि अगर इन केस उनकी ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यानी क्या क्या चीजें उनकी लीक हुई हैं। फॉर एग्जांपल उनका यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी चीजें वो बताएगा, किस किस प्लेटफॉर्म पे लीक हुई हैं वो भी बताएगा। तो इससे कम से कम जो लोग हमें सुन रहे देख रहे हैं वो खुद को सिक्योर कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड सर कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए? डिपेंड करता है कि हो सकता है आपने पासवर्ड चेंज किया आज और कल ही जो है किसी डेटा ब्रीच में आ गया। तो मैं तो ऐसे नॉर्मली बोलूंगा कि इसका कोई वो नहीं है। मैं सर एक मैं चीज बोलूंगा कि अभी हमने एक डिस्कशन किया था कि भाई सब कुछ हम जो बात करते हैं जी, कि हमने बात करा कि सिंगापुर घूमने चलते हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल पे किसी भी चीज पे आप खोलोगे, अगली आपको सिंगापुर का टूर पैकेज मिल रहा होगा। आपने किसी गाड़ी का नाम लिया तो आपको उसी गाड़ी से क्योंकि रिलेटेड फोन हमें आर्टिकल स्टॉक कर रहा है, हर और टाइम वो है हमें गूगल, सुन रहा है। वो है सारा क्लेम गूगल के जी। थ्रू चल रहा है।
दिस हैज बीन अ क्वेश्चन एंड एवरीवन नोज इट। अब हम गूगल से कनेक्टेड है, बिना गूगल के आज की डेट में फोन नहीं है, क्योंकि गूगल पे ही हमारी जीमेल आईडी, सबकी जीमेल आईडी बनी हुई है। कोई और तो ईमेल प्लेयर रहा नहीं, याहू बहुत पुराना खत्म हो गया, हॉटमेल बहुत पुराना खत्म हो गया, रेडिफ मेल होता था खत्म हो गया, सबको खत्म करके सबको खाके गूगल अकेला बचा बैठा है। तो कोई और तो है ही नहीं ऑल्टरनेटिव। हर फोन के अंदर जीमेल आईडी डलती है, उसी आईडी से रिलेटेड होता है, और उसी के ऊपर हमारी ड्राइव भी होती है। उसी ड्राइव में बंदा एक अपनी शीट बनाता है जिसमें अपने पासवर्ड सेव करता है। हाँ। और वही हमारा सारा इंफॉर्मेशन पहले ही उसके अंदर शेयर है। आप कितने बजे कहाँ गए थे, कैसे गए थे, आपका फोन सब कुछ ट्रैक कर सकता है। बिल्कुल, बड़े आराम से हम पता लगा सकते हैं कि आप इस समय पे, और लोकेशन अब 24 घंटे ऑन रहती है, जीपीएस 24 घंटे कनेक्टेड है हमारा, और इंटरनेट से हम लोग हैं। तो कॉन्स्टेंटली एवरी पर्सन, आज आपको अगर कोई ढूंढ रहा होगा या चाह रहा होगा इसी फील्ड से, साइबर से, जिसको नॉलेज होगी इस चीज की, वो बता सकता है कि आज साइबर नितिन जी आज यहाँ पे बैठे हैं, इस समय पे बैठे हैं, और किस रास्ते से आए हैं। गूगल से कनेक्टिविटी है सारी चीजों की, तो बचेगा कैसे सर कोई? ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत ही सच में खुद में ये एक चिंता का विषय है कि ये जो हमारा फोन, सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं स्टॉकिंग की, राइट, कि साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम, और लेकिन सबसे बड़ा स्टॉकर तो हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, अपने पॉकेट में, और जो हमेशा स्टॉक कर रहे हैं हमारी, अभी आपने खुद ही बताया सारी एक्टिविटीज हम क्या, अभी मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे उसको पता है कि मैं इसमें कहाँ हूँ, तो यहाँ पे ओला उबर है तो मुझे ओला उबर के नोटिफिकेशन भी बहुत आएंगे जी। मैं ऐसी किसी जगह पे हूँ जहाँ ओला उबर नहीं है, वहां पे नहीं आएगा कोई भी, और यहाँ पे मुझे वो ऑफर्स देंगे, आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अभी यही सेम चीज अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, ये भी एक बहुत रिनाउंड आईपीएस ऑफिसर हैं, एडीजी सिकेरा सर, तो उनके साथ भी मैं बैठा था, तो इसी चीज पे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फोन सुनता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ हम लोग करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने भी अपने सारे फोन रख दिए, 2 फोन, सर के भी जितने फोन्स थे, और हम लोग की एक पर्टिकुलर एक साउथ कोरियन एक कुछ एक बनाया कोई, ये हमारा जो जॉ लाइन होती है इसको और वो करने के लिए, और शेप में करने के लिए, उस बस हम लोग मशीन का नाम नहीं ले रहे थे, बस ये कि साउथ कोरिया में ना क्या जॉ लाइन के लिए एक मशीन आती है, उसको शेप में अच्छा करती है, बार बार ही। हाँ सर, साउथ कोरिया में मिलती है वो, और कहीं नहीं मिलती, चाइना वाले हो सकता है कॉपी कर लिए हो। तो यही बात कर रहे थे, और सच में 10 मिनट बाद जैसे उन्होंने अपना इंस्टाग्राम खोला और 1-2 स्क्रॉल किया रील्स, उनको उसका ऐड आ गया, उसका ऐड। तो इस हद तक मतलब प्राइवेसी बची ही नहीं है। तो अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन रखना है तो वही रूल फॉलो करिए, जो मैं पर्सनली करता हूँ। घर के अंदर आप हैं, बेडरूम में हैं, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, एकदम से कट जाइए उससे, तो तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कहीं ना कहीं। आइडिया सजेशन तो आपने बहुत अच्छा दिया, और सर ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल सर। कोई आज की डेट में अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, हम जो भी हमारा वर्क है सारा का सारा, इवन इफ आई एम ऑन अ ब्रेक और आई एम आउटसाइड समवेयर, आई एम स्टिल एबल टू वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ द फोन। और सारा काम हो पा रहा है आजकल, वर्क फ्रॉम होम का भी काम होता है, कनेक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इवन जो घर से काम कर रहे हैं या जो ऑफिस में भी बैठ के काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी तो सर, बैक इन 2005 व्हेन वी यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू वर्क इन आईबीएम, हमारे फोन सबमिट हो जाते थे और तब काम करा जाता था। आज आप सर किसी भी जगह पे फोन सबमिट करवा ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। अगर आप कह देंगे किसी कोई भी एम्प्लॉय अगर आ रहा है कि आपका फोन सबमिट होगा, वो कहेगा ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। फोन जमा होगा तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो मतलब प्रैक्टिकली अगर हम समझें इस बात को, तो ये तो वही वेब बन चुका है जिसके अंदर हम सब फंसे हुए हैं। कब पूरे तरीके से हमें खा लिया जाएगा हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर दिस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। आप इतनी क्राइम एजेंसीज के साथ में इतनी जगहों पे आप जा रहे हो, और मतलब यूपी क्राइम ब्रांच, उत्तर प्रदेश क्राइम सेल के साथ में आप मिलके काम करते हो, उनके साथ में उनका हेल्प भी करते हो, एनसीईआरटी के बुक्स में भी आप बना रहे हो, डीयू की बुक्स भी आप इस चीज के ऊपर बना रहे हो, कोई तो सोल्यूशन होगा सर। बस गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे जिस दिन हमारे देश की, वो बहुत सारी चीजें जैसे गूगल के साथ वो कर सकती है। अभी अगर आप देखें तो, अगर कभी आपने देखा होगा एप्पल में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते हैं एप्पल को जी, आप सीधा मना कर दीजिए, वो
वो ऐप परमिशन नहीं लेगी। हम्म। लेकिन एंड्रॉयड के साथ क्या है, एंड्रॉयड में अगर आपने परमिशन डिनाई कर दी, हो सकता है वो ऐप चले ही ना, तो चलती ही आपको वो नहीं। परमिशन देनी ही देनी पड़ेगी। चाहे आप उसको सिर्फ एक बार के लिए दीजिए कि अभी के लिए दे दे रहा हूँ वन टाइम, तो वो वन टाइम उसके लिए काफ़ी है। और टर्म्स कंडीशंस ऐसी रहती है कि हम जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो कभी पढ़ते ही नहीं, उनके टर्म्स के बनाए ही ऐसे जाते हैं कि कोई उसको पढ़ेगा तो सो जाए, इतने बड़े बड़े रहते हैं कि बिल्कुल। उसको कोई पढ़ता ही नहीं। बहुत सारी ऐप्स आई थी, रिसेंटली बात करूँ अगर मैं, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी फेस ऐप, जो बताती थी कि हम वो 80 साल के हो जाएंगे तो कैसे कैसे दिखेंगे। लगेंगे? हाँ, सबने बहुत यूज किया था रशियन उसको। ऐप थी वो, ओके। और सबने उसको अंधाधुंध, लोगों ने, अपने इंडिया में तो वैसे भी चलता है, हाँ, ट्रेंड चलने लगता है, तो उसका ट्रेंड चला और सबने उसको खूब यूज किया कि फेस ऐप है, इसको देखते हैं हम कैसे दिखेंगे जब बुढ़े होंगे। किसी ने अपने बचपन की लगा ली, डीपीज लगा लेते लेते थे लोग, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन इतनी खतरनाक थी कि वो आपके फोन के जितनी भी चीजें हैं सबका लाइफ टाइम का एक्सेस ले ले रहा है। यानी आपके फोटोज का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके जितनी भी चीजें आपके मतलब फोन में हैं, वो सबका एक्सेस ले ले रहा है, पूरे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए ले रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे भी आपने बोला बिना जीमेल के तो चलेगा नहीं, मैंने अपना प्राइमरी जो मेरा एक जीमेल अकाउंट है, यानी उसने उसका एक्सेस दिया, वो चाहे मैं कोई भी फोन बदलता रहूंगा उसके पास उसकी परमिशन रहेगी, वो ले सकता है। तो काफी हद तक एप्पल में हम देखें तो, अगर दोनों को हम कंपेयर करें एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड, तो एंड्रॉइड, यस। एप्पल काफी हद तक इस मामले में सिक्योरिटी हमें देता है, कुछ हद तक वो सिक्योर रखता है। सर एक सवाल आ गया इसके अंदर से कि एंड्रॉइड पे या एप्पल पे हम ऐप यूज कर रहे हैं, फेसबुक, मेटा मतलब इंस्टाग्राम, जी। फेसबुक, यूट्यूब सबसे पॉपुलर यूज करे जाने वाली ऐप है। उसके बाद में और भी बहुत सारी सोशल, स्नैपचैट हो गया या और बहुत सारी सोशल मीडिया वाली ऐप्स है। 80% ऐप्स जो है वो अमेरिकन है। बिल्कुल। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें अमेरिका से खतरा नहीं है, या वो हमारा डेटा उठा के नहीं चुरा सकते, उसको मिसयूज नहीं कर सकते? अगर हम चाइना की ऐप्स को बैन करते हैं कि चाइना मिसयूज कर लेगा, अमेरिका क्यों नहीं कर रहा? वो वहां से डेटा आगे क्यों नहीं बेच सकता? उसकी कोई गारंटी थोड़ी है सर। बिल्कुल जी सॉरी। किया भी है। आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पास्ट में केसेस आए हैं जहाँ पे पता चला कि फेसबुक का डेटा हमारा जो है जी, बेचा बिल्कुल, गया है जिस बिल्कुल। चीज को। और इवन ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात उठाई, और चीज़ें तो हम लोग फिलहाल कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड रखते हैं, लेकिन जब मुझे याद है मैं गया था अभी लास्ट टाइम रशिया, तो वहाँ पे भी ये बातें हो रही थी, और मैंने इस चीज़ पे ये पॉइंट रखा था कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया पूरी तरह से हम यूएस पे डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑल। राइट। तो यूएस की यूज कर रहे हैं जो भी है, चाहे मेटा हो या कोई भी, तो बिल्कुल वो हमारी कुछ भी डिटेल जो है वो बेच सकता है, और बेचा भी है पास्ट में। तो जिस तरह से चाइना से खतरा है, उसी तरह से चाइना से ज़्यादा खतरा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर चाइना से टच करता है, और कहीं ना कहीं राइवल मानते हैं उसको। यूएस जो है उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में लेके चलती है गवर्नमेंट की, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रम्प क्या कर रहे अभी हैं। क्या चल रहा है सर? हाँ, अभी तो नमस्ते देखो ट्रम्प, जो वही हो ही चुका है, सारा का सारा सामने आ बस ही चुकी है बात। टैरिफ कर दिया, और उसके बाद उस 26 टाइम्स वो बंदा क्लेम कर रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, जबकि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। तो क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये तो खैर होना ही था, किसी ना किसी दिन ये सारी चीजें होनी ही थी। एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट विल कम टू अ यूएस बैन एज वेल टू सम एक्सटेंट, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी, क्योंकि एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब यूएस चाह रहा है कि भाई मैं सब पे इतनी पेनल्टी लगा दूं, जबकि नुकसान यूएस के सिटीजन का ही हो रहा है। बिल्कुल। उसने अपना ही पता नहीं क्या सोच के चीज को करा। जी। तो अगर आगे भी हम साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं, तो यूएस में भी काम करने वाले जो जेन्युइनली जो यूएस को बना रहे हैं, जिन्होंने मेजर यूएस की डेवलपमेंट में काम किया, वो भी इंडियन ही है। आईटी सेक्टर जितना भी है, नासा को ले लो आप, या आईटी सेक्टर को आप जितना भी लेते हो, जैसे आप सब सिलिकॉन CEOs वैली को आपके भी पकड़ ज्यादातर रहे हो सब इंडियन ही जी, दिखेंगे। और जो सीईओज तो बन चुके हैं वो तो मेन है, जो आज नजर आ रहे हैं। अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, मैं कह रहा हूँ और 40 साल पहले भी आप चले जाएंगे,
तो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के इतने सारे लोग जो हैं वहां जाके आईटी की जॉब्स में गए हैं। सर जी, वो हम उन्होंने ही बनाया है सब हम कुछ। सुपर पावर हैं। हम मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जो इंडियन यूथ है ये खुद में इतने टैलेंटेड है। अगर हम आईटी की बात करें, इतने टैलेंटेड है। यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन, आपको इंडियंस ज्यादा दिखेंगे। जी। प्रॉब्लम क्या है, हमारे घर में ही हमारी वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट या फिर हमारे जो कंट्री के अंदर जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पे जब उनकी वो नहीं है, जब उनकी वैल्यू नहीं है, तो यही रीजन है कि वो इंडिया छोड़ के चले जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाके वहां पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कम से कम उनकी वर्थ तो वो कंपनी समझ रही है। सही बात साहब, उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। उनको भी अपना जीवन जीना है, कोई काम करना है। भाई वो 2 पैसे कम में काम कर सकते हैं, पर सिर्फ 2 पैसे में थोड़ी काम कर मैं सकते हैं। आपको अपने ही कलीग के एग्जांपल बताता हूँ। उसके एकेडमिक्स में बहुत खराब परफॉर्म नंबर्स थे। जी। उसको इंडिया में जॉब ऑफर्स जहां पे जाता था, उसको नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको कहीं पे सैलरी कम कर देते थे ये बोल के कि आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है। कहीं पे उसको जॉब रिजेक्शन देख रहा। और वो बंदा जो है आज ईवाई में है, यूके में, और उसका पैकेज इतना अच्छा पैकेज पे वो वहां पे रह रहा है। आई थिंक जितना वो वहां पे मंथली अर्न कर रहा होगा, यहाँ पे पूरे साल में न कमा पाता। तो सर इसका क्या इलाज है फिर? इसका भी इलाज वही है कि गवर्नमेंट के ऊपर कुल मिला के सारी बात आ जाती है कि गवर्नमेंट उस चीज को क्या करे। गवर्नमेंट से भी पहले सर हम खुद भी तो इलाज नहीं करना चाह रहे। अभी अगर हम देखते हैं किन चीजों को, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अगर सर आप एक सिंपल साइबर सिक्योरिटी से परे ये बात है जी सर, रोड पे हम खड़े हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, रोड पे हम खड़े हैं सर, अगर कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा ना, 80% लोग रेड लाइट जंप कर जाते हैं। सबको जल्दी है, सबके घर में कोई बीमार हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहने ही नहीं चाहते। नहीं जाता। हम अपना भला खुद नहीं करना चाहते। अगर आप करंट सिचुएशन में यूथ को देखते हो, दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अगर आप सब लोग एआई की भागदौड़ में जाना चाह रहे हैं, क्या सब लोग एआई करने के लिए बने? नहीं बने। हम अपनी क्रेडिबिलिटी को, हम अपने ही गुणों को ढूंढ ही नहीं पा रहे, उनके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते, सिर्फ फोमो की वजह से कि हाय सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। एक दौर था जब शायद आप और मैं बच्चे रहे होंगे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर डॉक्टर। एक समय आया, इतने इंजीनियर हो गए कि उनकी जरूरत ही, वैल्यू ही खत्म हो गई। इंजीनियर्स फिर मास्टर्स करके फिर आगे किसी और चीज में जाने लग गए। एक टाइम था ग्रेजुएशन की वैल्यू होती थी, आज सर ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में स्किल सेट के ऊपर आ चुकी है बात। जब आप बता रहे हैं अपने दोस्त का, मित्र का किस्सा, तो जो उनको उस समय पे डिग्री के नंबर कम होने की वजह से हुआ, वो आज नहीं हो रहा। आज स्किल्स देखी जा रही है। आज स्किल्स देखी जा रही है, आज स्किल्स नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल सेट सिखाने पे ध्यान ही नहीं दे रहा। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो चुका है, उसका फोकस कंप्लीटली मनी अर्निंग बन चुका है। तो मनी अर्निंग के अंदर वो एकेडमिकली तो जो आ रहा है वो करे जा रहा है, प्रैक्टिकली जीरो है जी। फंस गए हम सर, सब कुछ शून्य हो चुका है। अब इसके आगे होगा क्या? घुमा फिरा के वही है कि हम वहीं पे पहुंच जाते हैं, और वही है कि कुछ ना कुछ मतलब करने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से ट्राई करे, और हम भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी ट्राई करें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। स्टार्टअप्स, देखिए बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत आगे गए, एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को। आज बहुत सारी ऐसी सर कितने स्टार्टअप खुले हैं साइबर सिक्योरिटी पे? साइबर सिक्योरिटी पे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खुले होंगे। सर स्टार्टअप भी उन्हीं चीजों पे खुल रहे हैं जहां पे पैसा दिख रहा है, सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगेन एक रिसर्च स्टडी मैंने पूरा पढ़ा था, जिसके अंदर ये आया था कि चाइना जो है वो सारे एप्लीकेशंस को बैन कर देता है जी। उसके अंदर वहां पे आपका यूएस का कोई एप्लीकेशन नहीं चलता। हाँ, वो अपना डेटा कहीं नहीं देता। उसके पास हर चीज के अपने ऐप हैं, मतलब नेटफ्लिक्स का अपना नेटफ्लिक्स है, इंस्टा का अपना इंस्टा है, सब चीजों का अपना अपना उसका सारी चीजों का हुआ है। एंड even it was talking a bit about the algorithm that is being used over there, is that जैसे हमारे यहाँ पे कोई नाली में गिर रहा है और उसकी फोटो को पॉपुलर कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या माइंडसेट है, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
और उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, कोई गांव का एक लड़का वीडियो बना रहा है कि उसने अपने वहां पे किस जुगाड़ से अपने खेत में पानी देने का या कोई और चीज टेक्नोलॉजी किसी तरीके से इवॉल्व करके उसने कुछ बना लिया जी या कोई बीजारोपण का तरीका निकाल लिया उसने, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया इररिस्पेक्टिव ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, उस चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा। और क्यों करेगा कोई? क्योंकि वो सारा का सारा एल्गोरिदम इंडिया के हाथ में है नहीं है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ अनदर कंट्री। एंड व्हाई वुड दैट कंट्री वांट गुड फॉर आवर पीपल? ट्रू। तो व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट टेकिंग सीरियस स्टेप्स, एंड व्हाई आरंट द पीपल ऑफ इंडिया टेकिंग सीरियस स्टेप्स कि हम लोगों को अपने एप्लीकेशंस पे काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल और स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि उसके बिना तो सर ये सिक्योरिटी हमें मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। अभी कोविड के अंदर भी ये सिचुएशन देखी गई थी कि जहां पे हम अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, तो सेफ्टी सिक्योरिटी सभी खत्म हो जाता है सर। इट इज वेरी डेंजरस टू सी द फ्यूचर विद ऑल दिस हैपनिंग करंटली, कि एक्चुअल में हम बात तो कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, पर सिक्योरिटी है भी नहीं। सच में आपने जो बोला बहुत सही बोला, ये सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। सर अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम क्विक आंसर्स आपसे लेते हैं। कोई हमारा फोन हैक कर सकता है बिना टच करे, और हम उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बिना टच, बिल्कुल हाँ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन यहाँ पे पड़ा है और मैं आपका फ़ोन हैक करना चाहूँ और बिना टच करे, आपको पता भी ना चले, तो वो उसको बोलते हैं ज़ीरो क्लिक अटैक। इन टाइप के अटैक्स को जिसमें बिना फोन को टच किए, यानी कि हमारे पास कोई लिंक पे हम क्लिक नहीं कर रहे किसी हैं, कोई लिंक नहीं, कुछ भी आपको नहीं भेजूंगा मैं। तो पेगासस आपने नाम सुना होगा, पेगासस बहुत पॉपुलर हुआ था जब आया था, इजराइल बेस्ड एक स्पाईवेयर। राइट। वो एक आपके पास सिंपली टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा और आपका पूरा का पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अंदर हम उस मैसेज को क्लिक भी नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको सिंपली एक व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आएगा, चाहे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ, एक टेक्स्ट मैसेज भेज दूँ, आपके पास आएगा और आपका फोन पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन एक चीज ये साथ साथ बता दूँ, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आई थिंक 2 से 3 करोड़ रुपए का वो एक लाइसेंस पर लाइसेंस है। तो गवर्नमेंट जो है इस विवादों में आ गई थी कि ये जब कई साल पहले, कोविड से पहले ये आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहीं ना कहीं स्पाई कर रही है जर्नलिस्ट के ऊपर और पॉलिटिशियंस, इवन अपने ही पार्टी के पॉलिटिशियंस के ऊपर और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविस्ट के ऊपर। तो उस टाइम ये सुर्खियों में आया था। इसके अलावा जो है दूसरा हो गया, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना, फॉर एग्जांपल आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, पुराना मॉडल का फ़ोन है, तो हो सकता है उसका जो ब्लूटूथ है मैं उसके ब्लूटूथ को एक्सप्लॉइट कर दूं। यानी कोई ना कोई इसमें आपका ब्लूटूथ पुराना वर्जन पे चल रहा है, तो बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आते हैं, जैसे कि ब्लू बॉर्न करके आता है, वो अटैक मैं कर सकता हूँ। वाईफाई में भी हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि मैं यहीं बैठे बैठे SSID मतलब जो हम नाम देखते हैं जी, अपना जब वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो मैंने भी क्या किया कि एक अपना फेक हॉटस्पॉट बना के अपना यहीं पे मैंने रख दिया। अब फोन हो सकता है कंफ्यूज्ड होके और वो ओपन है, वो उससे कनेक्ट कर गया, और उससे कनेक्ट कर गया, आप उसको जब चला रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें कैप्चर कर रहा हूँ, जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं वो कैप्चर कर रहा हूँ। तो फिर यही मेरा एक और सवाल भी था जी, कि ओपन नेटवर्क्स जहाँ हमें मिलते हैं, यानी कि हम किसी कैफे में बैठे हुए हैं, किसी मॉल के अंदर हैं, जहाँ पे हमें ओपन वाईफाई मिलता है, नेटवर्क्स होते नहीं है, तो लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये उन्हीं नेटवर्क्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये फ्री वाईफाई? हाँ जी, फ्री वाईफाई, जो फ्री वाईफाई रहता है ओपन, बिल्कुल ये उसी की बात कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी आपको फ्री वाईफाई मिले, अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि वो ओपन वाईफाई के चक्कर में सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है, कि स्पीड भी अच्छी मिल गई तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले, तो खूब चलाएंगे बैठ के, लेकिन वो रिस्की भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई अटैकर बैठा है वहाँ पे उस एरिया में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई है, वहाँ पे चल रहा है, अब एक अटैकर भी वहीं पे बैठा है,
अब उसने क्या किया, एक अटैक होता है MIDM, मैन इन द मिडिल अटैक। तो वो मैन इन द मिडिल अटैक का अगर नाम से ही आप सोचेंगे तो यानी एक आदमी बीच में बैठा है, यानी आप जो चीजें किसी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है आपकी बैंक की हो सकती है, तो जो आप अपनी बैंक से कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो बीच में बैठ के वो सारी चीजें देख सकते हैं। पर उसमें एक चीज रहता है कि अगर वो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल पे चल रहा है, यानी HTTPS है, प्रोटोकॉल सिक्योर है, तो वो इंक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन अगर सिक्योर नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो जो सिक्योर ना हो, HTTP पे है, तो प्लेन टेक्स्ट जैसे मैसेज होता है, तो आपके इवन पासवर्ड भी वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज में मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम बात करें वाईफाई की, तो इसके खुद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें लूप होल्स पाए गए। वाईफाई बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत चैलेंजिंग रहा है। इसका पूरा हिस्ट्री बहुत वो रहा है। तो सबसे पहले 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया पहला इसका वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जिसको WEP बोलते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल। तो वो आया, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में उसमें लूप होल्स खोज लिए गए, और फिर मतलब ये है कि बच्चे बैठ के जो है वो हैक कर लेते थे। फिर उससे एडवांस 2003 में लाया गया WPA, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA लाया गया 2003 में। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई कि उसकी भी सिक्योरिटी उतनी इनहेंस नहीं थी। WPA2 जो सबसे ज्यादा आज भी मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हर जगह, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर आप अपना भी वाईफाई चेक करेंगे घर का, आई थिंक वो WPA2 पे ही चल रहा होगा। तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज भी किया जाता है WPA2, लेकिन उसमें भी एक लूप होल है। क्योंकि क्या है वो लूप होल कि वो हैंड शेक करता है, यानी जितनी बार भी वो कनेक्ट करेगा राउटर से, जितनी बार भी वो इंटरनेट कनेक्ट करेगा, वो हैंड शेक करता है। तो जब हैंड शेक करता है, तो जो हैकर्स हैं वो उसी को बार बार क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, आपके राउटर को एक वो पिंग करेंगे, उसको पिंग कर करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ताकि कुछ लोग इसका गलत मिसयूज करें। तो उसको पिंग कर करके बार बार डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से जब वो कनेक्ट होगा, हैंडशेक जो उसका तरीका है वो करेगा अपना, क्योंकि वो बेसिकली एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करता है, तो उसको बहुत आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। तब भी हैंड शेकिंग के थ्रू उसको हैक किया जा सकता है। तो जब सबसे लेटेस्ट है WPA3, तो जिनके घर पे वाईफाई लगा है, ब्रॉडबैंड लगवाया है एयरटेल का या जियो का, जियो फाइबर, एयरटेल का एक्सट्रीम है आई थिंक, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि WPA3 पे स्विच कर जाएं, क्योंकि सबसे पहली बात तो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, और कुछ नहीं करना है, फर्मवेयर को, अपने फर्मवेयर, राउटर के फर्मवेयर को अपडेट कर लीजिए, आपको WPA3 दिखने लगेगा। लेकिन अभी मोस्टली WPA2 ही यूज हो रहा है। लेकिन आपका पासवर्ड अगर स्ट्रांग है, काफी एक भयानक पासवर्ड आपने बना रखा है, तो काफी मतलब एक हैकर के लिए काफी चैलेंजिंग, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन किया जा सकता है। WPA2 काफी हद तक मतलब हैकेबल है। WPA3 भी था, लेकिन इसमें एक स्टार्टिंग में लूप होल आया था, उसको ड्रैगन ब्लड, आई थिंक बोलते हैं, ड्रैगन ब्लड अटैक आया था, एक वल्नरेबिलिटी निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद से जो है उसको पैच कर लिया गया, तो अभी कोई खतरा नहीं। तो कभी भी फ्री वाईफाई, मैं यही बोलूँगा, थोड़ा ये वाईफाई वाला लंबा चला गया, लेकिन ये बताना भी जरूरी था कि कौन कौन से, क्योंकि पता चले कोई नहीं जानता हो तो पता चले वो आज भी WEP यूज कर रहा है, जो कि सबसे वीकेस्ट है। तो ये जानना भी जरूरी है कि कितने टाइप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वाईफाई के। तो या तो WPA2 आप यूज करिए या WPA3 यूज करिए। सर, इसमें आपने एक चीज कही थी, पासवर्ड को अगर हमने बहुत स्ट्रांग बना रखा है, उसमें एक बड़ा कॉमन चीज सब लोग फेस करते होंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जी, उससे कोई फर्क पड़ता है या बिल्कुल, इट गिव्स एनहांस सिक्योरिटी? बिल्कुल। आप ये समझिए उस तरह से काम करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है। यानी आपने कोई ऐसी बुलेट प्रूफ
जैसे गाड़ियां होती है प्राइम मिनिस्टर की होती है, कि यहाँ तक कि आई थिंक बॉम्ब से भी वो उसको कुछ भी डैमेज नहीं होता गाड़ी में, वो वही काम करता है। यानी आप अगर इसको हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग, जैसे कहीं पे इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोला जा रहा है, कहीं पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको मल्टी फैक्टर MFA बोलते हैं। तो MFA एक तो पहली चीज तो फ्री है, कोई आपको इसके लिए पैसा देना नहीं, और सारे प्लेटफॉर्म्स ऑफर भी करते हैं लगभग, यहाँ तक कि आप जो व्हाट्सएप चला रहे हो वो भी आपको ये फीचर दे रखा है, क्योंकि हम लोग वेब पे भी चलाते हैं व्हाट्सएप, और यानी कंप्यूटर पे भी कनेक्ट करके, तो इसको इनेबल करके मतलब हर एक पर्सन को हम लोग जब ट्रेनिंग भी देते हैं, कहीं अवेयरनेस ट्रेनिंग या कहीं पे भी, हम लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जरूर इनेबल कर लें, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है, एक शील्ड दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया, किसी ने गेस कर लिया, या किसी डेटा ब्रीच से लीक हो गया, आपका पासवर्ड कोई जान जाता है, और जैसे वो एंटर करेगा पासवर्ड, और आपका फॉर एग्जांपल फेसबुक अकाउंट है, जैसे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वो तुरंत बोलेगा कि एक आपका नंबर भी पूरा नहीं दिखेगा, उसका लास्ट का 2-4 डिजिट ही दिखेगा, तो उसको नंबर भी आपका नहीं पता चलेगा, वो आपके नंबर पे तुरंत एक कोड भेज देगा। तो एक तो आप अलर्ट हो जाएंगे तुरंत कि इसका मतलब किसी ने अटेम्प्ट किया है लॉगिन करने का, आपको पता चल गया कि कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे, और आपका अकाउंट कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास तो वो कोड जाएगा नहीं, वो कोड आ रहा है आपके मोबाइल पे, तो इसलिए ये इसको सबको यूज करना चाहिए। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा, इसी के ऊपर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए, ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग आम जनता हम सब कर रहे हो, जो कि हैकर्स के लिए या जो स्कैमर्स हैं उनके लिए एक ओपन इनविटेशन है, क्या ये चीज करते हो, हम सब लोग करते हैं कॉमनली? बिल्कुल, जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस कैफे में बैठा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो शायद आपकी टीम के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। आपने कहीं डाला ही सोशल मीडिया पे शेयर करना बेसिकली, कहीं डाला ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं, मेरे पास किसी को कॉल नहीं है, सबको लग रहा है कि मैं अपना जो हम कॉन्स्टेंटली अपना अपडेट देते रहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपना अपडेट, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ। एक फैमिली थी, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि 1 हफ्ते के लिए हम लोग पूरी फैमिली गोवा जा रहे हैं, और कुछ चोरों ने जो है पढ़ लिया उनका वो फेसबुक पोस्ट, और वो हफ्ते भर उनके घर में एंजॉय किए, और खाए पिए वहीं पे, पूरा जितना लूट पे है सामान लूटे, और फिर निकल दिए। तो मतलब लोग जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेली रूटीन का ही अगर हम बात करें तो अपना रूटीन ही शेयर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वही एक ओपन उनके लिए इन्विटेशन है, और वही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग में हमको फंसा ले जाते हैं। राइट। तो फिशिंग स्कैम्स हैं ये, और ये स्कैमर्स हैं, ये इतना, अभी हमने एक एग्जांपल लिया जी, कि जिसमें हमने ऑनलाइन हैकर्स की बात करी और फिजिकल चोरों की भी बात करी। तो सर, ऑनलाइन हैकिंग यानी कि बंदा वो पहले से स्किलफुल है, उतनी नॉलेज है उसको उस चीज की, वो इस चीज में क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसको वही रूट कॉज पे हम उसको समझना चाहते हैं कि वो स्कैमर है तो क्यों स्कैमर है। पहले चोर चोरी कर रहा था कि वो गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसका कोई विकल्प नहीं था, काम वो करना नहीं चाहता था, उसने कहा मैं चोरी करूंगा। अब ऑनलाइन स्कैमर्स और इनका क्या केस है फिर? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं जो इतनी सारी जानकारी जानते हैं, इतना टेक्नोलॉजी को समझते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं कि है। जो स्कैम्स हो रहे हैं आज भी, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं और तरह तरह के स्कैम, जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे हो। बहुत सारे हैं ऐसे, आपको मिलेंगे, इवन IITians तक मिलेंगे जो ये सब कर रहे हैं, तो वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको एक गांव के भी लोग मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, नेट जियो पे अवेलेबल है अलग अलग जगह पे। तो वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो AI आ गया उनके लिए एक समझ लीजिए रामबाण जिसको बोलते हैं, एक उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग वेपन की तरह आया है। तो अब क्या है, उनका काम आसान कर दे रहा है, AI उनका काम आसान कर दे रहा है। डेटा लीक्स जो ब्रीचेस हो रहे हैं वो उनका काम आसान कर दे रहा है।
अभी जैसे देखिए, मैंने अभी आपका एग्जांपल लिया था, उस मोबाइल नंबर के थ्रू कितनी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल के आपको Right. दिखा दी। राइट अगर सोचिए वो एआई से पूछता है कि ऐसा कुछ है कोई तरीका कि जिससे किसी के मोबाइल नंबर से उसकी ये डिटेल्स, और एआई ने उसको बता दिया। ओपन एआई है, हाँ, उसने बता ओपन दिया। एआई है, राइट उसका एल्गोरिदम ही है कि वो लर्न करता रहेगा। तो उसने बता दिया, अब पता चल रहा है वो सबकी जो है डिटेल्स निकाल के अब वो फोन कर रहा है, मुझे फोन कर रहा है कि आपसे बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ हाँ बोल रहा हूँ। तो बोल रहा है कि सर आपका केवाईसी करना है, आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं, मेरे को बेवकूफ बनाना चाह रहा है, तो वही पुराना वाला स्कैम कि ओटीपी बता दो। वो बोल रहा है अरे सर आप गलत समझ रहे हो, ओटीपी का स्कैम नहीं है, ये तो हम आपके बैंक से ही बोल रहे हैं। और वो इतने एडवांस हो गए हैं अब आज के टाइम में सर, कि अब वो प्रॉपर क्वेश्चंस भी वैसे करते हैं कि जैसे अभी हम बैंक को, हाँ जैसे हाँ उनका ट्रेनिंग हो चुका है पूरा। जैसे कस्टमर केयर अभी कॉल करिए, वो आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस कि आपकी उस मेक श्योर करने के लिए आप ही हैं मदर्स मेडन नेम, हाँ डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली, नॉमिनी नेम। राइट तो उसी तरह से वो बोलेगा कि आपका कुछ वो करना चाहेंगे, तो आप बोले हाँ आप पूछो। तो वो बोला आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, हाँ आपके फादर का नाम ये है, आपने बोला हाँ आपका एड्रेस ये है, हाँ। अब उसने आपका आधार नंबर भी बता दिया। अब आप सोच में पड़ गए, इसको कोई स्कैमर होगा, उसको आधार कहाँ से मेरा नंबर मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हाँ हाँ यही है। अच्छा सर आपका पैन नंबर ये है, आपने इनकम इतनी दिखाई है ना सर। अब इतना कुछ जब किसी को पता है तो यकीन हो ही जाता है लोगों को कि लेजिटिमेट हाँ कि ये कोई लेजिटिमेट होगा। और कहीं ना कहीं स्कैम के, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई ने उनको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एडवांस लेवल पे लाके खड़ा कर इसीलिए दिया। हमारे फिशिंग स्कैम्स जो है वो भी एडवांस हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, फ्री में उनको एआई का तोहफा मिला है, तोहफा मिल गया है। अमेजिंग। सर अगला सवाल है कि अगर हमारा आज की डेट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी हैक हो जाए जी, तो क्या हम उसको वापस पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? काफ़ी कठिन भी है, काफ़ी आसान भी है। वो डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी अगर कोई किसी ने हैक कर लिया है, अगर आपने उस प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म कर दिया तुरंत समय रहते वक्त कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट था और इसको जो है किसी ने हैक कर लिया, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म ही उसको जो है चेक करके कि हाँ इसको एक अननोन डिवाइस से लॉगिन किया गया, इसका पासवर्ड चेंज किया, तो वो उतना वहाँ की टीम जो है वो चेक करके इतना तो समझ ही जाएगी कि एक अननोन डिवाइस से लॉगिन हुआ है, तुरंत का तुरंत पासवर्ड चेंज किया गया है, नंबर हटा दिया गया है, ईमेल चेंज कर दिया गया, इसका मतलब है कि अकाउंट को सच में किसी ने हैक किया है। तो वो टीम हो सकता है वो रिकवर करके आपका दे दे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कभी वीकेंड्स आ जाते हैं, वीकेंड में किसी का फ्राइडे को शाम को हो गया, अब वो बंदा क्या कर सकता है, उसको तो फिर वेट करना पड़ेगा पूरा मंडे आने तक, और मंडे आते 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 हो सकता है कि वो जो करना चाहता हो हाँ वो कांड करके अपना निकल जाए। और दूसरा जो विकल्प है कि आप कंप्लेंट करो अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ की तो हालत इतनी खराब है कि नोडल ऑफिसर से पहली चीज कोई भी पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकता। नोडल ऑफिसर यानी हर कंपनीज के ये ग्रेवियंस ऑफिसर्स बैठाए जाते हैं, जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकता, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह कर सकती हैं। और आप किसी मतलब कोई विक्टिम किसी साइबर सेल में जाता भी है कि सर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो बोलेगा अबे यार तू यहाँ पे 40-45 केस पहले से पेंडिंग पड़े हैं और 20 लाख की ठगी का केस पड़ा है, हम उसको छोड़ के तेरा फेसबुक अकाउंट वो करवाएं, तो पुलिस ही उसको वो नहीं लेगी। और इन केस वो लिख भी लेते ठीक है एप्लीकेशन दे दो, वो एप्लीकेशन वहीं पड़ी रह जाती है, कुछ होगा नहीं उसका। तो हाँ तो वही है कि वो 50-50 रहता है। हो सकता है आप लकी हैं तो प्लेटफॉर्म ही आपका रिकवर करके दे देगा, अनलकी हैं तो आपका हो सकता है अकाउंट फिर आप कहीं भी जाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जी नहीं सर। सर तो अभी जैसे कि हमारे पास हर चीज की इंश्योरेंस आ चुकी है, तो क्या आगे हम फ्यूचर में साइबर इंश्योरेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे बहुत, मैं तो पहली बार ये क्वेश्चन सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में, और सच में ये मतलब गोल्डन क्वेश्चन है मैं बोलूँगा, और लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। बिल्कुल जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं
जी कार इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसी तरह से बिल्कुल हमें साइबर इंश्योरेंस फ्यूचर में जब भी ऑफर की जाए, जैसे ऑफर की जाए तुरंत ले, आंख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे साइबर वर्ल्ड में बहुत डिस्ट्रक्टिव है आने वाला टाइम, बहुत ज़्यादा। तो इसको लेना मतलब मैं तो बोलूँगा मस्त, मतलब हर कोई ले ले। तो ये बिजनेस आइडिया निकल चुका है कि अगर आप करना चाहते हैं इस चीज को तो साइबर इंश्योरेंस के बारे में सोचें और उसको ऑफर कर बिल्कुल। सकते हैं एज अ बिजनेस, तो करना चाहिए। सर लास्ट सवाल है आपके लिए कि एक पर्सनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को मैक्सिमम प्रोटेक्टेड रख सकें डिजिटली। एक चेकलिस्ट की अगर बात करें जी तो सबसे इम्पोर्टेंट पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना। जी मेरा जो अपना फंड है मैं वो शेयर करना चाहूँगा लोगों के साथ, ताकि उनको भी आसानी रहे कि वो अपना पासवर्ड वगैरह जब बनाएं। मैं गाने के फेजेस ले लेता हूँ, तो आप हम सबको गाने बहुत पसंद है, जी जी तो गाने का कोई फेज ले लिया, हाँ और कोई भी है फॉर एग्जांपल माँ तुझे सलाम या वंदे मातरम, हाँ वही ले लिया। अब उसी में छोटे छोटे चेंजेस कर दिए, एक यहाँ @ कर दिया, जहाँ पे ई है उसको 3 से रिप्लेस कर दिया, और दिमाग में याद है हाँ यहाँ पे 3 की, यहाँ पे ई, यहाँ पे 3 लगाना है। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख ले, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको अभी आपने बात किया था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, राइट उसको इनेबल कर लेना। कहीं पे भी पब्लिक वाईफाई वगैरह मिल रहा है, अ, उसका पूरा फायदा उठाना इन अ पॉजिटिव वे। अब ये इसका मतलब पब्लिक या फ्री वाईफाई का ये मतलब नहीं कि वो डेंजरस है। हाँ, वहां पे आप ऐसे काम मत करिए जो कि आपको खतरे में डाल सकते हैं। यानी कि उसका सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का तरीका है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, कोई वीडियोस वगैरह डाउनलोड करनी है कर लीजिए, अपनी सारी एप्स अप टू डेट कर लीजिए, जो कि करके रखनी भी चाहिए। जी और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी सारी एप्स, हमें हमेशा इसको अपडेट रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। पर बैंकिंग नहीं करनी चाहिए उसमें। हाँ फ्री हाँ, वाईफाई बैंकिंग वगैरह बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, पेमेंट नहीं करना चाहिए। बैंकिंग ना करें, मतलब कोशिश करें सोशल मीडिया वगैरह भी ना चलाएं। हम्म, तो बाकी जो है उसको यूटिलाइज करें, आप अपनी ऐप वगैरह अपडेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप अपडेट करिए। मैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता भी हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्लाइट लेनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ वीडियोस को डाउनलोड कर लूंगा, उस पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, तो वो क्या क्या फ्लाइट की में मैं उसको देख भी सकता हूँ। मैंने पूरा उसका फ्री वाईफाई का फायदा उठा लिया, तो फ्लाइट में बोर नहीं होगा, मैं वही वीडियो देखते देखते मैं लैंड कर गया मुझे जहाँ जाना है। राइट तो ये सब चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें अपने, मेक श्योर कि आप ज्यादा चीजें अपनी मतलब पर्सनल लाइफ की ज्यादा चीजें पब्लिकली आप शेयर न करें। लोग हैशटैग चैलेंजेस आजकल चलते हैं उसमें पड़ जाते हैं, कपल चैलेंज बीच में चला था, पर उसका भी प्रचलन, और लोगों ने मतलब अंधाधुंध लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को टारगेट किया गया, उनके डीप फेक्स बना दिए गए, और बाद में डीप फेक्स बना के वो या फोटोज को मॉर्फ करके उन्हीं को ब्लैकमेल किया गया कि इतना हमको पैसा दो, या कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। वो उतना इतना रियलिस्टिक लगता है कि वो लगेगा, डीप फेक्स आजकल आप देखते होंगे कितना रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल। तो देखने वाले को भी एक बार लगेगा कि कितना रियल है। तो यही सारी चेकलिस्ट है, जितना ज्यादा से ज्यादा खुद को सिक्योर कुल मिला के आप रख सकते हैं उतना सिक्योर रखिए। नॉट टू शेयर योर पर्सनल डेटा टू फ्रीक्वेंटली, जी और हर चीज में ना घुसे उस चीज के हाँ, अंदर। और कुछ जैसे ये वेबसाइट्स हो गई, इसको बीच बीच में जरूर विजिट करें। haveibeenpawned.com होगी, चेक करते रहें कि कहीं पे आपका डेटा ब्रीच तो नहीं हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे लीक तो नहीं हुआ है। हो सकता है रिसेंटली किसी में लीक हो गया हो कोई भी चीज, आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें और उसको स्ट्रांग रखें। राइट इसके अलावा भी आपका वाईफाई का मैंने बताया कि अगर आपने वाईफाई लगा रखा है तो मेक श्योर कि वो WPA3 पे हो। अगर WPA3 मान लीजिए उस फर्मवेयर में नहीं है तो WPA2 तो रहे ही रहे। तो यही सारी चीजें हैं। और जो एक क्वेश्चन था आपका, उसका मैं एक वो बताना चाहूंगा, एक एप्लीकेशन है, उसका नाम एक बार मुझे देखना पड़ेगा, जी। जो भी आपने पूछा था कि बिना छुए फोन, पेगासस तो की बात करी थी जिसमें। हाँ हाँ हाँ, एक है हु टच्ड माई फोन। आप कभी प्ले स्टोर पे जाइएगा, WTMP,
ओके हु टच माई फोन, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और मतलब अगर ये इतनी आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे मेरे फोन में ये ऐप है, तो अब एक बार इसको आप अनलॉक करने की कोशिश करिए। मैं ऐसे ही ट्राई करके सिर्फ जी मैंने थंबप्रिंट लगाने की कोशिश करी, फिर मैंने पासवर्ड डालने की कोशिश करी, जी 2-3 बार कर ली मैंने कोशिश। ये देखिए आप जब अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे डिवाइस में तो इसने आपकी फोटो क्लिक कर इसने ली। फोटो क्लिक कर ली। तो उसके बाद अगर आपने अनलॉक कर लेगा, आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं ये वो भी बता देगा। अगर किसी ने कर लिया, अगर किसी ने कर लिया, लकली मान लीजिए आपने कर लिया होता और आपने क्या क्या किया, मेरे फोन में क्या क्या चेक किया, ये बहुत काम की एप्लीकेशन है। इसको जरूर सर एक फोन और में काम रखिए। की एप्लीकेशन बताओ कि हाँ? अगर किसी की वाइफ ने फोन खोल लिया किसी तो की वाइफ सवाल ने तो था क्या, जनता का, वाइफ तो बहुत वाइफ ने सिंपल। अनलॉक कर लिया पासवर्ड डाल के, तो वो नहीं देख सकता उसने क्या क्या चेक किया, या वाइफ का फोन देख लिया हस्बैंड ने तो वाइफ को पता चल जाएगा हस्बैंड ने क्या क्या देखा है। बिल्कुल ये एप्लीकेशन आप अपने पर फोन में, पासवर्ड तो सही डाला होगा ना उन्होंने। हाँ पासवर्ड सही डालो तब भी आपको ये तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या आपके फोन में चेक किया। अच्छा ये तो हाँ वो तो बताएगा ही ना वो। और देखो सही क्वेश्चन पूछा सर। Alright, sir. On that happy note, this was an amazing talk with you today. I think we have Same tried to cover a lot of things. काफी सारी जी। deep conversations भी हमने करी है, काफी सारी जानकारी हमने जनता के साथ साझा करने की कोशिश करी है। एक दो हेल्पलाइंस हैं जो मैं बताना भूल गया था, जैसे प्लीज या किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाए तो जो एमएचए की आईफोसी है, उन्होंने एक नंबर इशू किया है 1930। जी तो इसको एक एसओएस नंबर लोग बना के रखें, जैसे 112 है हो गया, जी उसी तरह से 1930। यानी किसी के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड में सर क्या होता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम का मतलब उससे बहुत क्रूशियल रहता है कि मान लीजिए मेरा पैसा किसी ने चुराया, तो वो वेट तो करेगा नहीं, वो तो सोचेगा कितना जल्दी मैं किसी एटीएम से विड्रॉ कर दूं। निकाल लो। तो इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट ने ये हेल्पलाइन नंबर वो लेके आए 1930। इस पे तुरंत विक्टिम रिपोर्ट कर दें। दूसरा क्या है, cybercrime.gov.in। और कोई सस्पिशियस नंबर से कॉल आ रही है तो उसके लिए चक्षु पोर्टल बनाया गया है। आप कोई भी जाके गूगल कर सकते हैं चक्षु, वो गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट किसी और, जैसे डिजिटल अरेस्ट चला था, इस टाइप के क्राइम्स जो है उससे बहुत कम होंगे। Alright, sir. Thank you so much for all your time today and all the My information pleasure. that you have shared with us. आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो आपको प्रोटेक्टेड रहने में हेल्प करेगी। फॉलो करें इन सारी चीज़ों को। उसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमसे उस सवाल को पूछ सकते हैं, कमेंट्स में उस सवाल को डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे साइबर नितिन के जरिए। And hope you have liked it, and if you have then please do like the video, subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.